नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शनिवार को फिर एक ऐसी घटना हुई जिसे लेकर के पूरे देश में ही इस समय चर्चा है। वैकेशन चल रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामले की हियरिंग के लिए दो अलग-अलग बेंच बैठी एक ही दिन में। पहली शाम को करीब 6 बजे, जबकि आम तौर पर जब वैकेशन चल रही होती हैं तो 4 साढ़े 4 बजे हियरिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन पहली हियरिंग हुई 6 बजे, साढ़े 6 बजे। और 2 जजों की बेंच जब एक मत नहीं हुई तो फिर 3 जजों की बेंच को उसको रेफ़र किया गया और ये बेंच बैठी रात को साढ़े 9 बजे। तो ऐसा कौन-सा इमरजेंसी मैटर सामने आ गया था सुप्रीम कोर्ट के कि एक ही दिन में 2-2 बेंचें सुनवाई करें और जैसे कोई बहुत आपातकाल का मामला हो, इस तरीके से सुनवाई करें। मामला था तीस्ता सीतलवाड़ का, और तीस्ता सीतलवाड़ को आप में से कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। उन पर जो आरोप खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही 2022 में लगाए थे, 16 साल तक एक केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे लोगों को, यानी तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों को तो कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इनकी जो मंशा रही है केस को लिंगर ऑन करने की, जिस तरीके से ये साबित हुआ कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए, झूठे गवाह तैयार कराए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई, तीस्ता सीतलवाड़ को फंड दिया जा रहा था कहीं से, यहाँ तक कि उनको पद्मश्री तक दी गई यूपीए सरकार के समय। और सुप्रीम कोर्ट के उस रिमार्क के बाद के ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। जरा याद करिए कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था, गुजरात के पूर्व डीजीपी लाल को भी गिरफ्तार किया गया था, एक और संजीव भट्ट जो पूर्व आईपीएस थे वो ऑलरेडी जेल में थे, और तीनों पर ही ये टिप्पणी की गई थी। लेकिन बाद में इन्हीं तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दे दी, और वो काफी लंबे समय से अंतरिम जमानत का सुख भोग रही हैं। जैसे इस देश में और कई लोग हैं जिन पर गंभीर एलिगेशन है लेकिन जमानत पर बाहर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो सभाएं भी संबोधित करते हैं, वो चुनाव भी लड़ते हैं, वो पार्लियामेंट के सम्मानित मेंबर भी हैं, वो विदेश यात्राएं भी करते हैं। तो सवाल बहुत बड़े हैं। इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने एडवोकेट, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी पहलुओं के बहुत ही महीन जानकार विजय सरदाना साहब। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, ये कोई पहला केस नहीं है तीस्ता सीतलवाड़ का। इससे पहले भी हमने कई ऐसे अवसरों पर देखा है। संगीन अपराधियों के मामले में ये भी संगीन अपराधी ही हैं जिस तरह के आरोप इन पर लगे हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक क्यों बन जाती है, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 70,000 से अधिक मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। उनके प्रति इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं, और तीस्ता सीतलवाड़ जैसों के लिए एक ही दिन में 2-2 हियरिंग और फिर उनको राहत। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए, थोड़े समय पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जजेस को और सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल क्यों किया जाता है। सवाल यह है कि मौका कौन देता है।
अगर आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज या सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन ये उम्मीद करे कि इस दुनिया में लोग अपनी बात ना रखें और सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई कर रहा है उसकी स्क्रूटनी ना करें, तो ये बात बेमानी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और समाज में उस पर रिएक्शन नहीं आएगा या लोग सिर्फ इस बात को लेके चुप हो जाएंगे क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था या निर्णय था, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो दुनिया चली गई, वो जमाने चले गए। इसीलिए मेरा निवेदन तो यही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि आप इस बात को मान के चलिए, आपका निर्णय कुछ भी हो, सही या गलत पे मैं नहीं जा रहा हूं, हर निर्णय का समाज में अब स्क्रूटनी होता है और होगा। पहले भी होता था, लेकिन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं थे अपनी बात को रखने के। अब थैंकफुली फॉर सोशल मीडिया अब मैं अपनी बात रख सकता हूं और पूरी दुनिया उसको देख सकती है, उस पर रिएक्ट कर सकती है, उसको शेयर कर सकती है। ये बात हमें समझनी होगी। ये तो था ओवरऑल कि आज पूरा मुद्दा पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया उसको लेके क्यों बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। दूसरा, कल आपने बात की शनिवार को छुट्टी होती है, पहले ही आपका वेकेशन बैन चल रहा और कल तो वैसे भी छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उठाए हैं और किस किस के लिए उठाए हैं, इस पे एक रिसर्च होनी चाहिए। कौन कौन लोग थे, क्या क्या मुद्दे थे, क्या ऐसे गंभीर सिचुएशन थी कि सुप्रीम कोर्ट को आफ्टर ऑफिस आवर्स और छुट्टी वाले दिन वो उठाने पड़े, वो बेंचेस बैठनी पड़ी और उस पर निर्णय सुनाना पड़ा। क्या इसमें आम आदमी के कोई मुद्दे थे या सारे वीआईपीज या एक्टिविस्ट के ही मुद्दे थे? मुझे लगता है लॉ इंस्टीट्यूट्स को इस पे एक रिसर्च करनी चाहिए। तो इससे ये पता लगेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच बैठाने का आउटसाइड ऑफिस आवर्स क्या कोई स्टैब्लिश्ड नॉर्म या क्राइटेरिया है या ये पिक एंड चूज बेस पे है। अगर स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और क्राइटेरिया है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है? क्या जनता देख सकती है कि अगर उनको इस तरह की स्थिति में फंसे तो जाके तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच के और उनके वकील बोलेंगे साहब संडे को बेंच खोलिए, सैटरडे को कोर्ट लगाइए, हमें निर्णय चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए भी ये प्रावधान करता है या ये सिर्फ कुछ खास वीवीआईपी सिचुएशंस के लिए ही होता है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये भारत के संविधान के हिसाब से सही है? क्योंकि संविधान में तो कहा जाता है कि सभी नागरिक कानून के तहत बराबर हैं, ना उसमें प्राइम मिनिस्टर को कोई स्पेशल प्रिविलेज है, ना कोई आम आदमी को डिसएडवांटेज है, और ना किसी एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल लीडर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कही गई। तो फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट उन खास केसों में सुप्रीम कोर्ट क्यों देता है? इसका कोई रिटन जस्टिफिकेशन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश इसका कोई रिटन स्टेटमेंट जनता के सामने रखेंगे? क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आफ्टर ऑल इस तरह के मुद्दे सिर्फ वीवीआईपीज के लिए क्यों होते हैं, आम आदमी की इस परिस्थितियों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि संविधान तो ट्रांसपेरेंसी मांगता है और उच्चतम न्यायालय हमेशा इस बात को कहा है नेचुरल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करूं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या उन कंडीशंस को लिखा जाएगा या बताया जाएगा जनता को कि किन किन परिस्थितियों में छुट्टी वाले दिन बेंचेस बैठेंगी और उनमें किस किस तरह के केस होंगे? कोई टेंटेटिव लिस्ट कि भाई अगर कोई मिनिस्टर है, सिटिंग मिनिस्टर है तो उसके केस हम ले लेंगे, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है तो हम उसको ले लेंगे, कहीं पे किसी की
फांसी की सजा होने वाली है और कल ही होने वाली है तो हम ले लेंगे, या हम ऑर्डिनरी बेल के मैटर भी ले लेंगे अगर वो वीआईपी का हो। आम आदमी को अगर स्पेशल बेंच बिठवानी हो छुट्टी में तो किन किन शर्तों को पूरा करना होगा। क्या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट, मतलब कि भारत के न्यायाधीश, खासकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, क्या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद हर बार इस बात को बोल चुका है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाइयां होती हैं उसके पीछे क्या सोच है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन डिसाइड करता है, क्या ये हिंदुस्तान की जनता को जानने का हक है या नहीं? सवाल इतना सा है। और जो हम पूछ रहे हैं वो संविधान के दायरे में पूछ रहे हैं। तो अगर कोई ये बोलेगा दिस कैन बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सो बी इट। अगर जनता होने के नाते वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने संविधान दिया और संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट बना और उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, और उस सारे काम के लिए हिंदुस्तान का टैक्स पेयर ही पैसा दे रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि एज ए नागरिक एंड एज ए टैक्स पेयर, क्या मेरा अधिकार है ये जानने का कि किन परिस्थितियों में स्पेशल कोर्ट छुट्टी वाले दिन बैठता है? और अगर ये मानहानि का मुद्दा है या किसी के फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा है, तो कितने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए वीकेंड्स पे या छुट्टियों में स्पेशल बेंच बैठी आफ्टर ऑफिस आवर्स और मुद्दे हैंडल किए गए, इसकी लिस्ट भी जारी होनी चाहिए। तो ओपनिंग रिमार्क्स में ओंकार जी मेरा ये निवेदन है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर की सूचना दे दूं। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अजित पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में। और ये इसलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे अजित पवार के चाचा शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अब उनकी बेटी और हाल में प्रफुल्ल पटेल के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई सुप्रिया पटेल की जीत अब संदिग्ध हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि बारामती में उतना प्रभाव सुप्रिया सुले का नहीं है जितना अजित पवार का है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो घटनाक्रम हुआ था उसके लिए जितना जिम्मेदार उद्धव ठाकरे को माना था, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार शरद पवार को मानती है। उद्धव ठाकरे का क्या हश्र हुआ है ये तो हम देख चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि शरद पवार का नंबर है और अजित पवार का अपने चाचा से बगावत करके शपथ ग्रहण करना ये बहुत बड़ी घटना है महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से। अब लौटते हैं उसी मुद्दे पर जिस पर हमारी और विजय सरदाना साहब की चर्चा चल रही है। विजय जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ कानून के जानकारों का कहना है कि तीस्ता सीतलवाड़ वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट से प्रक्रियागत कुछ चूक हुई है, क्योंकि आमतौर पर जब किसी को टॉप कोर्ट से राहत मिलती है, यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी को अंतरिम जमानत मिली है, तो फिर हाई कोर्ट को ये एहतियात बरतना चाहिए कि वो कम से कम 1 महीने का समय दे किसी की अंतरिम जमानत या जमानत की अर्जी खारिज करते हुए, ताकि वो 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नई याचिका दे और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। क्या ये बात सही है जो कानून के जानकार बता रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट से ये चूक हो गई कि उसने उनकी अंतरिम जमानत भी खारिज की, नियमित जमानत की याचिका भी खारिज की और उनको तुरंत सरेंडर के लिए कह दिया? देखिए, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ठीक है। उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि आपको इमरजेंसी सरेंडर करिए, जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट था।
क्योंकि जब बात आती है सरेंडर की तो आप उनको टाइम दे सकते हैं कि आप 1 हफ्ते में सरेंडर करिए, 5 दिन में करिए, 4 दिन में करिए, ये डिस्क्रिशन है। और ये बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दे चल रहे हैं, वहां से भी उनको रिलीफ मिला है। सिचुएशन को देखते हुए ओवरऑल अगर इस बात को सामने रखा गया है तो उस मुद्दे पे निश्चित रूप से हाई कोर्ट को ये मानना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई आदेश पास हुआ है, क्योंकि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर टू हाई कोर्ट्स, ये तो बात क्लियर है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। और जब सुपीरियर कोर्ट ने या हायर कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो ये हायरार्की ऑफ जजमेंट में बात क्लियर है कि नीचे वाले जो जजमेंट्स होते हैं वो उस पर भारी होता है, अनलेस अदरवाइज कि कोई नया मुद्दा हो या कोई नया एविडेंस सामने आया या कोई नई प्रक्रिया हो या किसी तरह का कोई थ्रेट ऑब्जर्व किया गया। यहां पे ये बात बिल्कुल क्लियर है। रही बात दूसरी की इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात को पकड़ के कहा है कि व्हाट वाज सो अर्जेंसी, ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसा क्या जल्दबाजी थी कि आपको आज ही उनको सरेंडर करवाना है। इस बात को लेके निश्चित रूप से एक अर्जेंसी की बात आती है, लेकिन हाई कोर्ट को भी ये अपने रिटन स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना होगा कि भाई क्या कारण थे कि उन्होंने अर्जेंसी की बात करी। जब हम बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, तो स्पीकिंग ऑर्डर में ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि जो अर्जेंसी की बात करी है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऐसे क्या मजबूरियां थी कि आपको उनको अर्जेंट सरेंडर करना पड़ा या करवाना पड़ा, ये बात हमें समझनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी सही है, प्रोसीजर भी सही है, और अगर हाई कोर्ट की तरफ से इस स्टेटमेंट की क्लैरिटी नहीं आती है तो हाई कोर्ट को सोचना होगा कि किस तरह से, किस प्रेशर में या किस मजबूरी में उन्होंने ऑर्डर पास किया। अब निश्चित रूप से ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑपोजिशन के वकील उठाएंगे, पॉलिटिकल मुद्दा भी बनेगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को उठाना चाहेंगे। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आता है, उसको फिर देख के आगे बात बनेगी। और विजय जी, ये जो पूरा केस था एहसान जाफरी वाला, जिसमें 16 साल तक मुकदमा चला और बाद में ये तथ्य सामने आए कि वो कोई साजिश नहीं थी, उसके पीछे किसी का दिमाग नहीं था, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे कि तब की मोदी सरकार ने लोगों को एक तरीके से खुली छूट दे दी या उनको प्रेरित किया, और उन्होंने उस सोसाइटी में जाकर के एहसान जाफरी जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन पर अटैक किया, उनकी वहाँ मौत हो गई और कई लोगों की मौत हो गई। ये चीज़ें सामने आई कि नहीं, ये स्वतः स्फूर्त लोगों का गुस्सा था जिसके शिकार वो बने, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। लेकिन जिस तरह के तथ्य गढ़े गए, जिस तरह के गवाह खड़े किए गए, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी खुद तीस्ता सीतलवाड़ और कुछ दूसरे लोगों ने तैयार की, बाद में उनको भी गिरफ्तार किया गया। पूर्व डीजीपी हैं, एक आईपीएस, पूर्व आईपीएस हैं संजीव भट्ट, और खुद तीस्ता सीतलवाड़। तो ये क्या अपने आप में बेहद संगीन मामला नहीं है? देखिए, दोनों ही बातें, इसीलिए मैंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब इस तरह के सेंसिटिव मैटर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये बात घूम रही है, और आज की बात नहीं है, 2002 और आज ऑलमोस्ट हम 23 में आ चुके हैं, 21 साल पुरानी कहानी चल रही है। अब आप इस बात को समझिए कि 21 साल पहले एक इंसिडेंस होता है और आज तक उसके केस हाईएस्ट लेवल पे देश में रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, जो एविडेंस कलेक्ट करने का सिस्टम है, जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो बिल्कुल सही चल रही हैं? क्योंकि जब इस तरह का मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट पे स्पेशल बेंच बैठा के रातों रात इस पे फैसला करना पड़ रहा है कि भाई बेल को कंटिन्यू किया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के केसेस जो देश का 22 साल से टाइम और अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो रहे हैं,
सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए होंगे इन केसेस में अभी तक, वकीलों पे और एविडेंस कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के। सवाल ये है कि इस तरह के जो केसेस हैं, क्या इनके लिए सेपरेट फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इश्यूज खत्म नहीं कर देने चाहिए? मान लीजिए, टेक एग्जांपल ऑफ तीस्ता सितलवाड़, इन पे एक केस चल रहा है जो जिनके इंटरिम बेल के ये बाहर थे, अब इस पे सुनवाई हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जब ये इंटरिम बेल हुई थी तो क्या उस समय तुरंत सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई आप इस मुद्दे को खत्म करिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, जिसके पास जो एविडेंस है वो लेके आइए, डे टू डे हियरिंग करिए और उसको 2 हफ्ते में निपटाइए? क्योंकि 20 साल पे भी अगर आप आज तक एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाए हैं तो फिर कर क्या रहे थे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के मुद्दों को, जहां पे पूरे देश में एक बवाल बन जाता है, अगर हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट करके और इन मुद्दों को खत्म कर दें, तो कम से कम देश की ऊर्जा, देश की एनर्जी, देश का टाइम, मीडिया का टाइम, सरकारों का टाइम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जस्टिफिकेशन में देने की जगह, ये टाइम वेस्ट होने की जगह राष्ट्र निर्माण में लग सकता है। लेकिन जितना इन केसेस को लंबा खींचा जाता है, उतना देश का भी नुकसान होता है। आप अननेसेसरी देश में हेडलाइंस बनवाते रहते हैं, पॉलिटिकल मारकाट मचती रहती है, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। मिलता क्या है? ना किसी को न्याय मिला, क्योंकि केस अभी तक उसका जजमेंट नहीं आया, तो न्याय की उम्मीद किसी की नहीं कर सकते कि पक्ष या वादी किसको, पिटिशनर है या डिफेंडेंट है, किसको न्याय मिलना है किसी को पता नहीं, क्योंकि जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? तो कहने का मतलब है कि ना तो न्याय मिल रहा है, ना समस्या का समाधान हो रहा है। और अगर ये समस्याएं जल्दी ट्रैक पे आ जाए तो कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी सीख मिलेगी कि क्या गलतियां हुई, चाहे वो एविडेंस कलेक्शन में हो, चाहे वो राइट कंट्रोल में हो, या इस तरह के फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स बनाए गए या स्टोरीज बनाई गई जिसके कारण टाइम वेस्ट हो रहा हो देश का। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जिसमें राजनीति जरूरत से ज्यादा हावी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट को, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतने जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिटायर्ड जजेस की सर्विसेज ले सकता है। अगर उनको जरूरत है कि रेगुलर बेंचेस के लिए उनके पास जजेस कम हैं और एडिशनल हम कैसे बेंच बना दें, तो आपके पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी को भी ये जिम्मेवारी दे सकता है अपनी इंस्ट्रक्शन में और अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी 2-3 रिटायर्ड जजेस को जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हों रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बहुत सारे जजेस रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, वो साइड्स लेने लग जाते हैं। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जो जजेस इस समय सीट पे हैं, क्या वो बायस नहीं है? क्या अचानक ओवरनाइट जिस दिन रिटायर होते हैं उसके अगले दिन ही उनका पॉलिटिकल स्विच ऑन होता है, तब तक वो बंद रहता है? क्या कहना क्या चाहते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई तो रास्ता निकालना चाहिए, राष्ट्रहित में होगा। अदरवाइज क्या होगा कि इस तरह के केस देश का टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और न्याय तो मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि जो केस पेंडिंग है वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं, और ये जो केस जो अटेंशन ले रहा है पूरी समाज का, इस पे भी जजमेंट नहीं आ रहा है, तो इनमें से भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा। तो न्याय के हित में, राष्ट्र हित में इस तरह के केसेस को जल्दी निपटाना ही एकमात्र रास्ता है। विजय जी, ये बताइए कि जो आम आदमी है इस देश का, और हम सब जानते हैं, दर्शकों में भी बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के 4.5-5 करोड़ केस लंबित पड़े हुए हैं। हर साल बहुत सारे नए केस दर्ज होते हैं, कुछ केसों का निपटारा होता है और कुछ पेंडिंग रह जाते हैं। कई तरह की बातें कही जाती हैं, उतनी कोर्ट्स नहीं हैं, उतने जज नहीं हैं, हमारा जो अभियोजन पक्ष है, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या वो उतने पेशेवर नहीं हैं। आप तमाम तरह के बहाने और बचने के तौर तरीके ढूंढ सकते हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास तीस्ता सीतलवाड़ जैसे अपराधियों
जैसी कुव्वत नहीं है, वकील नहीं है, जाने पहचाने चेहरे नहीं है, उनका क्या कसूर है? और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाती हैं और अचानक से 30 तक के लिए 2-2 बार जो है बेंच बैठ जाती हैं, एक बार 2 जजों की और एक बार 3 जजों की। ये कभी जो अन्याय हो रहा है, जो असंतुलन हो रहा है, कभी खत्म होगा क्या हमारे देश में? मुझे तो नहीं लगता सर। उसके कई कारण। देखिए, एक तो बात यह है कि आप माने या ना माने, कोर्ट प्रोसीजर्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। मैं अक्सर अपने जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जब बात इनिशियल डिस्कशन होता है केसेस का, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि देखिए, सबसे पहले आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिए कोर्ट जाने का क्या है। आप कोर्ट जाएंगे, अगर आपका बहुत ही ज्यादा कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो उसमें तो सरकार खुद ही आपको मतलब कि जस्टिस के लिए काम करेगी। लेकिन अगर सिविल मैटर है, कमर्शियल मैटर है, तो आप कोशिश करिए आउट ऑफ कोर्ट सेटल करिए। क्योंकि सी यू इन कोर्ट कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जितने पैसे और जितना टाइम वेस्ट होगा ना, आप बाकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और दुख की बात यह है, क्योंकि लॉयर्स का भी जो गुजारा है, देखिए 2 चीजों से हमें देखना होगा। लॉयर्स का काम है कि वो न्याय प्रक्रिया में फैसिलिटेशन का रोल प्ले करें, बिल्कुल सही है। लेकिन लॉयर्स का ये भी एक पर्सनल एजेंडा होता है कि भाई मेरा दिन भर का गुजारा भी तो इसी अपने क्लाइंट के पैसे से ही चलेगा। मैं जब तक फीस नहीं लूंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? अब सवाल ये है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हावी होगा या एज ए फैसिलिटेटर इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस वो रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आप ये देखेंगे कि जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या कहते हैं कि सर मेरा केस कई सालों से चल रहा है, मेरे को जजमेंट पे मतलब मेरा न्याय नहीं आ रहा, अगली हियरिंग पता नहीं कब है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ फाइल का है जी, फाइल तो लॉयर के पास है, कागज का है पता नहीं, क्या हुआ था पता नहीं। तो कुल मिला के इस देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि देयर इज ए सीरियस नीड फॉर ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म। हर आदमी इसमें दोषी है, इंक्लूडिंग अस एज लॉयर्स। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई दूध के दूल्हे हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। न्याय प्रक्रिया में जजेस का काम करने का तरीका और जजेस के सामने जो वकील अपीयर होते हैं उनका काम करने का तरीका, दोनों में सुधार की जरूरत है। उसको आप कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं, उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आप उसमें आउटडेटेड आर्काइव्स लॉ बोल सकते हैं, आप उसमें बदलता हुआ समाज बोल सकते हैं। सब कुछ देख के हमें अपने आप को सुधारना होगा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जिस तरह से गति से समाज बदलता है, उस गति से लॉ नहीं बदलते, उस गति से लीगल सिस्टम नहीं बदलता। तो पुराने मुद्दों को लेके हजारों केस होंगे ऐसे। दूसरी बात, बहुत सारे प्रोसेस बनाए गए जजेस के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी जितने भी क्रिमिनल्स आज कोर्ट जेलों में जो बंद हैं कोर्ट के आदेश से, चाहे वो जेल में है, किसी की ट्रायल चल रही है, उसका भी जजमेंट नहीं आया, लेकिन 10-10 साल से लोग जेल में पड़े सजा काट रहे हैं। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, एजिड हैं, लेडीज हैं, फिजिकली टेक्निकली अनफिट हो गए हैं, वो बाहर जाके क्राइम कर ही नहीं सकते, चलने की स्थिति में नहीं है, डिजीज कंडीशन ऐसी है, फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि वो बाहर जाके, अगर आप उनको कभी रहे होंगे खूंखार आतंकवादी या खूंखार आप ये कह सकते हैं कि मुजरिम, आज वो स्थिति में नहीं है कि वो अपने पैरों पे चल भी सके। अब उस तरह के केसेस को रिव्यू करने के लिए हर जेल के पास एक कमेटी का प्रावधान किया गया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऐसे केसेस को देखे और रिकमेंड करे कि उनको बेल दे जाए या नहीं दी जाए।
मैं कुछ जेल अध्यक्षों से मिला था एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैंने जब उनसे ये पूछा कि क्या इस तरह की कमेटियां काम करती हैं, तो उनका ये कहना था, सर कमेटियां तो हैं, आती भी हैं, महीने में एक बार बैठती हैं, चाय पीती हैं, नाश्ता करती हैं और चली जाती हैं, डिसीजन नहीं लेती। और हमारे ही जेल में ऐसे केस है जो जेलर ये बोलते हैं कि हमारे जेलों में ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको आप रिलीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ मजिस्ट्रेट को या हाई कोर्ट को लिख के देना है कि इसको बेल पे रिलीज कर दिया जाए, इसको जेल में रखने का कोई उचित औचित्य नहीं है आज। लेकिन ये कमेटीज कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ उन कमेटीज में आके इन लोगों को स्टेटस मिल जाता है, ये आके सिर्फ चाय पीते हैं, फाइलें नहीं देखते, लोगों से मिलते नहीं, जेल का दौरा नहीं करते। तो सवाल अब ये आता है, कोर्ट्स की भी मजबूरी ये है कि साहब हम जिन लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपॉइंट करते हैं वो ही सिचुएशन का मिसयूज करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये पूरा सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बन सकता कि जब लोग वहां बैठे हैं उनकी मीटिंग्स की वीडियोग्राफी हो कि इन्होंने क्या चर्चा करी, कितने वकीलों, कितने मतलब कि जो प्रिजनर्स हैं उनसे मिले, कितनों की रिकमेंडेशन भेजी। क्या ये ट्रैक नहीं बन सकता? आज डिजिटल जमाना है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम चाहे पुराना हो, मैं ये नहीं कहता कि आप सिस्टम ओवरनाइट बदलो, लेकिन वो सिस्टम को एनफोर्स करने के लिए आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और जिन लोगों को आपने जिम्मेवारी दी, आप उनको अकाउंटेबल भी बना सकते हैं। और अगर वो कमेटी काम नहीं करी तो बदलिए ना। ये कोई बर्थ राइट तो नहीं है कि मैं को कमेटी में बैठा दिया तो मैं बैठा ही रहूंगा साल भर। अगर 2, 3, 4 मीटिंग्स में, महीनों में रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब यू हैव सेलेक्टेड ए डिफेक्टिव और ए रॉन्ग पर्सन, बदल दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लेवल पे छोटे छोटे काम करके भी हम सिस्टम को सुधार सकते हैं। लेकिन अब ये सारा काम जज करेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जजेस का काम है जस्टिस देना, केस को सुनना, न्याय देना। लेकिन जब जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव काम में घुस जाएंगे तो फिर जो आपकी पूरी न्याय प्रक्रिया है वो चल नहीं सकती। अब जजेस को ये सोचना होगा कि इन द नेम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, आप कहोगे नहीं जो काम होगा वो जज ही डिसाइड करेगा, तो आप भगवान नहीं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, उसी में सब कुछ करना है। समस्या आपकी और हमारी कैपेबिलिटी और क्षमताओं से बहुत बड़ी है। तो टीम वर्क तो करना पड़ेगा बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आप उसको एनक्रोचमेंट ऑफ डोमेन बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन बगैर पार्टनरशिप के, बगैर टीम वर्क के आप हिंदुस्तान में जस्टिस लोगों को नहीं दिला सकते हैं। हाँ, आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन आप समाज को जस्टिस नहीं दे सकते। विजय जी ये बताइए, क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने से और कोई नई प्रक्रिया शुरू करने से ये जो मनमानी चल रही है, ये इस पर कुछ अंकुश लगने की कोई संभावना आपको दिखाई देती है? और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना भी अपने आप में इतना आसान नहीं है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात आती है कि भाई जुडिशरी अलग है, पॉलिटिकल क्लास अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, एक दूसरे पे एनक्रोच नहीं करेंगे। हमने हर चीज में सेपरेशन की तो बात करी, लेकिन कोऑपरेशन की बात नहीं करी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तीनों के बीच में क्या संवाद होगा और किन किन लेवल पे कोऑपरेशन होगा। इस तरह का हमने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट या परिचर्चा या डिस्कशन या कंसल्टेशन नहीं देखा। और हो क्या रहा है कि इसी ईगो की लड़ाई में कि वी आर जजेस एंड यू आर एग्जीक्यूटिव एंड यू आर ब्यूरोक्रेसी एंड यू आर पॉलिटिशियन एंड वी विल नॉट टॉक टू ईच अदर, ऐसा होता नहीं। ये बात हमें समझनी होगी क्योंकि हर संस्था में, उदाहरण के लिए आप कमर्शियल वर्ल्ड में देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, क्वालिटी अलग है, फाइनेंस अलग है।
हर एक की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी है, लेकिन जब तीनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा कैसे? अगर क्वालिटी वाला ये कहे कि मैंने आपका सैंपल उठाया, मेरे को डिफेक्ट मिला, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू कम टू माय एरिया एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेल मी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो फिर इंप्रूवमेंट होगा कैसे? तो आज अगर जुडिशरी में प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जुडिशरी की तरफ से प्रोएक्टिव अप्रोच होके सजेशन लेके, प्रैक्टिकल सजेशन पॉलिटिकल क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ डिस्कस करके उसका रास्ता निकालने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन आप अगर सिर्फ डिक्टेट दे देंगे कि हमने कहा है आप बजट एलोकेट कर दो, वो बात ठीक है, वो डिमांड है, लेकिन कम बजट में सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव कैसे हो, इसमें आपको टेक्नोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, पुलिस एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, और पॉलिटिकल क्लास के प्रायोरिटीज की भी जरूरत है। तो आप बाहर बैठ के अगर चाहें कि हिंदुस्तान में आप न्याय व्यवस्था सुधार देंगे और आपने डिमांड कर दी कि जजेस की संख्या बढ़ाओ, उससे होगा नहीं। उसके लिए आपको एक अलग विचारधारा लानी होगी, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, और जजेस को यह भी सोचना होगा कि जजेस की संख्या तो हम बढ़ा दें, क्वालिटी ऑफ जजेस कहां से आएंगे? अगर यही केस ले लेते हैं गुजरात का, आपने गुजरात हाई कोर्ट के केस पे स्टे लगा दी क्योंकि आपको लगता है कि जो जजेस ने फैसला लिया वो सही नहीं था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क ऑन कॉम्पिटेंसी ऑफ हाई कोर्ट जजेस? अब इस तरह के कॉम्पिटेंसी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का एजेंडा क्या है और कितना फ्रीक्वेंट है? और ये तो हम हायर लेवल की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो लोअर कोर्ट्स हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जजेस चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कौन कर रहा है? क्योंकि अगर उनमें क्षमता होती तो इतने सारे केस एक्यूमुलेट नहीं होते। और मैंने तो छोटे छोटी जगह में जाके देखा है कि किस किस तरह से जजेस कुर्सी पे बैठ के, पंखा चल रहा होता है, बेचारों के पास एसी नहीं होती, कमरों के अंदर लाइटें नहीं होती, पावर कट है, अंधेरे में खिड़की की तरफ कागज करके बेचारों को पढ़ना पड़ता है कि मुद्दा क्या है। और उस कमरे में भीड़ होती है, गांव वाले होते हैं, लोकल वकील होते हैं, और उस छोटे से कमरे में मे भी 15 बाई 20-30 के कमरे में सैकड़ों लोग बैठे हैं, गर्मी हो रही है और काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सुधार हर जगह है, जरूरत है मतलब, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब टीम वर्क होगा। एक दूसरे को डिक्टेट करने से या एक दूसरे के ऊपर पैर रखने से वो काम नहीं होने वाला है। और जो मूल सवाल था सरदाना जी, जो मैंने कहा था कि ये तीस्ता सीतलवाड़ जैसों के लिए सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक क्यों बन जाती है? देखिए, सवाल मैंने वही कहा ना सर, कि अब ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा कि फास्ट ट्रैक क्यों बन जाती है। और मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट भी यही था कि जनता तो यही पूछेगी ना कि जो एक तरफ देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, दूसरी तरफ एक एलिगेशन है, जब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली चार्ज्ड है, सेंसिटिव है, तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई क्राइटेरिया है कि कौन सा केस फास्ट ट्रैक में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा? हाँ, अगर आपने ये कहा कि इमीडिएट सरेंडर करें, तो सपोज सरेंडर हो भी जाता, लेट्स पुट द अदर वे राउंड, तो मंडे सुबह बेल मिल सकती थी ना। बात तो 48 घंटे की थी। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद आप हाई कोर्ट पे ऑब्जर्वेशन दे सकते थे, लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि अगर नॉर्मल टाइम भी होता, सपोज फ्राइडे को शाम को 5 बजे, मतलब जो स्पेशल बेंच बैठती है उससे पहले भी अगर जजमेंट हो जाता तो भी कोई एतराज नहीं था। लेकिन सवाल अब यही आता है कि क्या वीकेंड पे भी अगर केस कोर्ट खुलेगा तो किन केसेस के लिए खुलेगा? क्या इसका कोई
ट्रांसपेरेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मिल सकता है? यह सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही एक जटिल मुद्दे और एक बहुत बहुचर्चित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि इस समय देश में शीतलवाड़ वाला केस जो है सर्वाधिक ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर भी, और लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।